आइए आज हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर इससे संबंधित जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। तो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस मतलब जब हमारे घरों में बिजली वाले तार आते हैं तो घरों में हमारे बहुत सारे यंत्र लगे हैं, जैसे पंखा लगा है, टीवी लगी हुई है, मोबाइल लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो सर्किट प्रोटेक्शन एक डिवाइस होती है जो परिपथ की रक्षा करती है कि कहीं से बिजली के तार में कोई फॉल्ट ना आए। तो कह रहा है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो 22 का ये विकल्प करेक्ट होगा। हम अपने घरों में फ्यूज वायर लगा देते हैं। एक पतला वायर अन्य तारों की तुलना में पतला रहेगा, तो पतले वायर से करंट हमारे घर में आती है। तो जब भी हमारे घर में कोई दिक्कत समझ में आती है तो फ्यूज वायर फॉल्ट मार जाता है और आगे करंट आना बंद हो जाती है। तो इस प्रकार फ्यूज वायर की सहायता से हम अपने घर में आने वाले सर्किट को फॉल्ट से बचा सकते हैं। तो फ्यूज वायर हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो फ्यूज है हमारा, ये ऐसी डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिसके कारण हम अपने घर में ज़्यादा बिजली की सप्लाई से प्रोटेक्ट रह सकते हैं, बच सकते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन, कि ज़्यादा बिजली या ज़्यादा करंट हमारे घर में ना आ पाए। तो 22 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर varies with time t as q is equal to at minus bt square where a and b are positive constant। तो कह रहा है द टोटल हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन R इज। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज आ रहा है तार में वो समय के अनुसार अगर उसकी तुलना की जाए तो समय के साथ Q इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर समीकरण के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से ये टाइम पे डिपेंडेंट है हमारा Q यानी चार्ज, जहां पर A और B हमारे पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो कह रहा है द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन R इज। तो जो रेजिस्टेंस हमारा वायर में लगा हुआ है उससे टोटल कितनी हीट निकलेगी। तो देखिए सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फार्मूले के माध्यम से हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Q हमको दे दिया है AT माइनस BT स्क्वायर और Q इक्वल टू IT होता है। तो I इक्वल टू, अगर बहुत थोड़ा चार्ज जा रहा है तो DQ लिखा जाता है अपान DT हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत कम होगा तो DQ अपान DT लिखते हैं। तो ये अगर हम इसमें DQ अपान DT कर देंगे यानी इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो बटा में T होगा, तो ये T से T कटेगा तो केवल ये बचेगा, माइनस ये T से T कटेगा तो केवल BT बचेगा। और जो पावर में होता है उसका पहले गुणा हो जाता है। ये चीज़ हमने आपको कई बार बताया है। तो ये 2 पहले गुणा हो जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर I इक्वल टू DQ अपान DT हो गया तो A माइनस 2 BT हो गया। अब अगर जो है टाइम t इक्वल टू 0 हो तो Q भी 0 होगा और I भी 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब I बराबर 0 अगर हम लोग रख देंगे क्योंकि चार्ज का फ्लो अगर 0 है
टी बराबर टाइम अगर 0 सेकंड है तो जाहिर सी बात है कि 0 सेकंड में कोई आवेश फ्लो नहीं होगा। जब कोई आवेश फ्लो नहीं होगा तो आवेश के फ्लो की रेट को ही हम करंट कहते हैं। तो जब कोई आवेश फ्लो नहीं होगा तो कोई करंट भी नहीं जाएगी, तो आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस आई की जगह अगर हम 0 रख दें तो हमारा a माइनस टू बी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी t इक्वल टू a अपान 2b हो जाएगा। इसको करके देख लेते हैं। अगर हम इस आई की जगह 0 रख दें तो 0 इक्वल टू a माइनस टू बी टी हो जाएगा। a इधर आ जाएगा या bt इधर आ जाएगा, bt इक्वल टू a हो जाएगा, यानी t इक्वल टू a अपान 2b हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए P यानी पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर होता है। अब V की जगह आई आर रख दें तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, अपान नीचे आर हो जाएगा, तो आर से एक आर कट जाएगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। पावर इक्वल टू पावर का ये फार्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। अब पावर P इक्वल टू होता है W अपान टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर W अपान टी। तो W इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये टी इधर आ जाएगा, और ये W जो है ये वर्क है, कार्य। तो कार्य कहें या इसी को एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ही कार्य में बदलती है। तो जब एनर्जी ही कार्य में बदलेगी तो कुछ एनर्जी हीट के रूप में निकलेगी, तो वही हीट निकलने वाली एनर्जी का भी फार्मूला आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर आर, और बहुत कम समय की बात है तो डी टी लिख दिया है, डी टी लिख दिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस आर इक्वल टू हो जाएगा एच इक्वल टू 0 टाइम से लेकर के a बाई टू बी टाइम तक के लिए हम इसको समाकलन कर देंगे इस प्रकार से, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर 0 से a बाई टू बी के लिए आई स्क्वायर आर डी टी इक्वल टू हो जाएगा, आर तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर के a बाई टू बी तक हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब हमारा यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह ये रख देंगे, तो इसको रखेंगे तो ये आई बराबर a माइनस टू बी टी है, तो स्क्वायर करेंगे तो a माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा आर 0 से a बाई टू बी टी तक। अब इस डी टी का इसमें गुणा होगा, तो पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता था। तो उसी तरह कर देंगे कि पहले इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर तो 4b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 में a और b का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा, a इंटू बी टी हो जाएगा इंटू डी टी, ये है ही पहले से। तो अब हो जाएगा आर अंडर रूट, इसको पूरा वो करेंगे तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो a स्क्वायर टी प्लस 4b स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा, अपान जितना ये पावर में होगा उतना बटे में जाएगा, तो पावर 3 हो गया तो बटे में अपान में 3 हो गया, माइनस 4ab, इस टी में इस टी का गुणा होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, जितना स्क्वायर होगा उतना भाग देना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट के बाहर पूरा a से 2b तक है तो 2b तक हो गया, 0 से a बाई 2b तक। अब देखते हैं इसको,
तो ये हो गया R। अब ये ब्रैकेट में a स्क्वायर इंटू अब t की जगह, ये पहले तो 0 हो गया, अब t की जगह a/2b रखते चले जाएंगे, क्योंकि 0 से a/2b तक है। तो जहां जहां t है वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a/2b रखा, यहाँ पर 4b² / 3 हो गया इंटू a³ / b³ हो गया, नीचे 8 हो गया। अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, आप करके देख सकते हैं। -4ab/2 और t की जगह स्क्वायर था तो a/2b था, स्क्वायर किया तो a²/4b² हो गया। यहाँ पर क्यूब था, t³ था तो a/2b है t का मान, तो यहाँ पर जब पूरे का क्यूब किया गया तो a³/8b³ हो गया। तो ये आ गया हमारा a³ r तो पहले से है, a³/b कॉमन ले लिया गया यहाँ पर, तो a और ये a³ यहाँ भी हो गया, और ये a और ये a³ यहाँ भी हो गया, तो इसलिए a³ कॉमन ले लिया। अपान नीचे सब में b है तो b ले लिया, तो ये हो गया 1/2 बचेगा, प्लस यहाँ पर ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो 4 से 24 कटेगा तो 6 आएगा, माइनस ये 4 से 4 कट गया तो 1/2 बचेगा, तो ये 1/2 हो गया। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आ गया a³ r/6b। तो ये हमारा हीट का प्रोडक्शन कितना होगा, a³ r/6b। तो 23 का हमारा सी विकल्प करेक्ट हो गया। सी विकल्प हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। तो 23 का ये सी विकल्प a³ r/6b हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। तो 2 शहर हैं 150 किलोमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है उन शहरों के। कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर। अब उन एक शहर से दूसरे शहर में कॉपर के तार की मदद से करंट भेजी जा रही है। कह रहा है द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम। अब जब करंट भेजी जा रही है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज गिरता है। जैसे पावर स्टेशन से हमारे घर में वोल्टेज भेजा जा रहा है, करंट भेजी जा रही है, तो वहाँ अगर 500 वोल्ट होगा तो यहाँ 2 या 250 ही आ पाएगा। वोल्टेज ड्रॉप होता है, नुकसान होता है हर चीज़ का। जैसे आप भी कहीं गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, यानी आपके पैसे का नुकसान होता है। तो उसी प्रकार कोई भी चीज़ भेजी जाती है तो हीट के रूप में एनर्जी चूँकि निकलती है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो 8 वोल्ट पर किलोमीटर के हिसाब से वोल्ट गिर रहा है, विभवांतर गिर रहा है, और रेजिस्टेंस 0.5 ओम है प्रति किलोमीटर तार का, यानी 1 किलोमीटर तार का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो कह रहा है द पावर लॉस इन द वायर इज। तो वायर में पावर लॉस हमको बताना है। तो जैसे अभी इसके पीछे क्वेश्चन हमने किया था वही फार्मूला इसी प्रकार लगाना है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का चक्कर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी कितना है, 150 किलोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो 1 किलोमीटर का 0.5 ओम है, तो 150 किलोमीटर का कितना होगा, तो 150 का गुणा कर दिया, तो पूरे तार का रेजिस्टेंस आ गया 75 ओम। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वायर, अब 8 वोल्ट प्रति किलोमीटर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो 150 किलोमीटर के वायर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 1200 वोल्ट। तो पावर लॉस इन द वायर इज, तो पावर का फार्मूला होता है P = V²/R। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पहले ही लिख दिया था। तो वोल्टेज हमारा 1200 वोल्ट है तो 1200 का स्क्वायर हो गया, और पूरे तार का रेजिस्टेंस 75 ओम है तो 75 रख दिया, तो आ गया 19,200 वाट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 19.2 किलोवाट। 1000 का भाग देंगे
वाट को किलोवाट में बदलने के लिए। अब हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट, एक बल्ब लगा हुआ है उसमें 220 वोल्ट लिखा है और 100 वाट लिखा है, ड्रॉप्स बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू। जितना इसमें लिखा हुआ है ये 2.5% अपने वोल्ट का और अपने वाट का ये खा जाता है, मतलब ड्रॉप हो जाता है। तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द रेट वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज इज, तो कितने परसेंट पावर डिक्रीज कर जाएगी। तो फिर सिर्फ फार्मूला ही हमको लगा देना है। ये उसी प्रकार से है जैसे आपके पास हम 100 रुपये दे दें और बोल दें कि 2.5% रुपये हमको दे दीजिए, तो 5% में आप 5 रुपये देते हैं हमको और 2.5% में 2.5 रुपये देंगे। अगर हमने आपको 100 रुपये दिया है तो कह रहा है 2.5% डिक्रीज कर जाता है वोल्टेज और पावर, वाट ये पावर। तो कह रहा है कितने परसेंट पावर डिक्रीज करेगा। उसमें लिखा पावर ड्रॉप नहीं होता, लिखा हुआ है बल्ब में 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है और 2.5% की दर से ड्रॉप होती है इन दोनों की वैल्यू, वोल्टेज की और पावर की। तो कह रहा है कितने परसेंट पावर ड्रॉप हो जाएगा बल्ब में। तो इसको देखते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला पता है पावर वाला, P = V²/R होता है। तो एज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज कांस्टेंट, चूंकि जो बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस होगा तो फिक्स होगा, ये फिक्स होगा तो इसका मतलब P और V पर ही चर्चा होगी और P और V ही बल्ब में लिखा हुआ है। तो ध्यान दिया करिए क्वेश्चन करते समय कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है। जब एक चीज़ कांस्टेंट मिल जाएगी तो हमारी सारी समस्या का समाधान निकल आएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण जो चैप्टर था हमारा एनसीईआरटी में, वो जब हमने पढ़ा था तो अगर हम परसेंटेज में कोई एरर निकालते थे तो फार्मूला लगाते थे। तो यहाँ पर P है तो डेल्टा P/P, कम बटे ज़्यादा हमने आपको बताया था। और जो यहाँ पर गुणा है उसको पहले जो पावर में था उसको पहले गुणा करते थे कम मात्रा के लिए, क्योंकि कम मात्रा रहेगी तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो गड़बड़ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 4 होता है और 2 में 2 का गुणा कर दिया जाए तब भी मतलब 4 ही होता है। तो इसकी पावर माने या इसको 2 पहले गुणा भी कर दें तो वैल्यू एक ही होगी, लेकिन ज़्यादा के लिए नहीं सही होगा, सूक्ष्म मात्रा के लिए बात सही होगी कि गुणा पहले कर दिया जाए तो सही होगा। तो सूक्ष्म मात्रा की बात करेंगे। देखिए 2.5% कह रहा है, 100 अगर हो तो 100 में 2.5 बहुत कम मात्रा है, तो इसलिए हम 2 का गुणा कर सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर ही करेंगे। तो डेल्टा P/P हो जाएगा और R तो कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा और इसका लिखेंगे अगर तो डेल्टा V/V लिखेंगे और जो पावर में है उसका पहले गुणा कर देंगे। तो परसेंटेज डिक्रीज इन पावर हो जाएगा डेल्टा P/P × 100। चूंकि इसको परसेंटेज में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में तो 100 का गुणा कर दिया। अब ये वोल्टेज है तो वोल्टेज में 2 डेल्टा V/V × 100, तो ये आ गया 2 × वोल्टेज। ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होता था या वोल्टेज और पावर में ड्रॉप कितना था 2.5%, तो ये हमने 2.5 लिख दिया इसके डेल्टा V/V × 100 की जगह, क्योंकि प्रतिशत में दिया है। तो 2 × 2.5 आ गया तो 5%। तो वोल्टेज ड्रॉप 2.5% है तो पावर ड्रॉप कितना होगा 5% होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो बल्ब 100 वाट का है और पावर ड्रॉप हमारी वोल्टेज में 2.5% थी, तो पावर में कितना होगा ड्रॉप 5% होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक कैटल यानी बिजली से चलने वाली कोई केतली है, टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट सप्लाई का तार लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक कैटल है हमारे पास, केतली है जिसमें पानी या दूध कुछ भी गर्म कर सकते हैं। तो वो 4 एम्पियर की करंट लेती है और 220 वोल्ट लेती है। जब 220 वोल्ट सप्लाई होती है तो 4 एम्पियर की करंट की जरूरत इसको पड़ती है। तो कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है अगर 4 एम्पियर की करंट 220 वोल्ट सप्लाई से लेती है इलेक्ट्रिक कैटल और 1 किलोग्राम पानी उसको में गर्म करना है कितने 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो कह रहा है कि तो कितना टाइम लगेगा, और बॉइलिंग पानी का जो बॉइलिंग होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, हमको बता रहा है। तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा वही फार्मूला लगा देंगे पावर वाला और उसी में टाइम की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि P = W/T होता है। तो W की वैल्यू हमारी निकल आएगी T के साथ में, तो T की वैल्यू भी निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए पावर हमको दे दिया है P = इतने फार्मूले होते हैं, इनको याद कर लीजिए सारा। P = V²/R होता है, P = I² × R होता है, और P = VI होता है, यहाँ वोल्टेज और करंट। तो चूंकि P = VI होता है तो ये 220 V है और I 4 एम्पियर है, तो 880 वाट आ गया। तो कुल मिला करके जो इलेक्ट्रिक कैटल है वो 880 वाट बिजली का उपयोग कर रही है। अब देखिए कह रहा है कि हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर थ्रू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है? तो वो होती है ms∆T। Q = ms∆T, जहां पर यस हमारी स्पेसिफिक हीट होती है, यस हमारी स्पेसिफिक हीट होती है, इसको ध्यान देना है। और एक चीज ये ध्यान देना है, ये जो परिभाषा लिखी है परिभाषा भी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा की है। तो किसी पानी के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी? तो Q = ms∆T होती है। यम हमारा 1 किलोग्राम है और यस 4200 है जूल में, और टेम्परेचर कितना रखना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 80 रख दिया है। तो ये आ गया 336 × 10⁻³ जूल। तो 1 किलोग्राम पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी? 336 × 10⁻³ जूल। अब टाइम कितना लगेगा? तो अगर हम टाइम निकालें तो हमारा P = W/T होता है, तो T = W/P हो जाएगा। अब W हमारा ये कार्य जैसे होता है, वर्क ही एनर्जी होती है, वही एनर्जी हीट एनर्जी है यहाँ पर जो टेम्परेचर के रूप में है। तो हीट एनर्जी कितनी है? 336 × 10⁻³ अपान ये पावर कितना है 880। जब ये लिख देंगे तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 6.3 मिनट। तो 1 किलोग्राम पानी को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में 6.3 मिनट लगेगा। 382 सेकंड, इसमें 60 का भाग दे देंगे तो हमारा मिनट में बदल जाएगा। तो 6.3 मिनट का टाइम लगेगा पानी को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये कह रहा है कि बॉयल 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम
टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जब बॉयल करना शुरू करेंगे तो 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा टी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100 माइनस 20 तो 80। चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लिखिए चाहे केल्विन में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि केल्विन में अगर चेंज करेंगे तो 273 जोड़ा जाएगा, तो दोनों तरफ 273 जुड़ेगा तो घट जाएगा, तो फिर कोई जोड़ने का मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ 273 नहीं जोड़ा गया, इस बात को समझिए। तो एक बात ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जो ये 4200 रखा गया है, ये 4200 जो रखा गया है, ये यस का मतलब स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा है। तो 1 किलोग्राम पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4200 होती है जूल। ये ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो 4200 कैसे रखेंगे, गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए कहाँ कहाँ से जोड़ करके क्वेश्चन बन जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करिए। कई चैप्टर के मिला के एक जगह क्वेश्चन बना दे रहा है। अब आगे कह रहा है कि एक 5 एम्पियर का फ्यूज वायर है, कैन विदस्टैंड मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वाट इन द सर्किट। तो एक फ्यूज वायर है जिससे 5 एम्पियर की करंट जा सकती है और वो 1 वाट की क्षमता सह सकता है। मैक्सिमम पावर 1 वाट की, सर्किट में अगर 1 वाट की पावर है तो उसको सह सकता है। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर इज। तो फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस कितना है, सीधा फार्मूला लगा देना है और आंसर निकल आएगा, कुछ भी करना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए P = I² R वाला फार्मूला लगा दिया, पावर 1 वाट है और ये हो गया करंट 5 एम्पियर जा रहा है, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और R हमको निकालना है। तो R = 1/25 यानी 0.04 ओम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट। तो हमारे भारत देश में डोमेस्टिक का मतलब घरेलू यूज के लिए जो बिजली की सप्लाई होती है उसका वोल्टेज 220 रहता है। इट इज सप्लाइड एट 110 वोल्ट इन यूएसए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 110 वोल्ट यही रहता है। कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट बल्ब फॉर यूज इन इंडिया इज R, द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट बल्ब फॉर यूज इन यूएसए विल बी। तो अगर हम इंडिया में 220 वोल्ट पे 60 वाट यूज करें तो उसका रेजिस्टेंस अगर R है तो 110 वोल्ट जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। फिर देखिए सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। अगर केवल आप फार्मूले याद कर लीजिए तो फिजिक्स में से 50 में से आपको 25 क्वेश्चन केवल फार्मूले पे मिलेंगे। देखिए अभी तक टिप टप क्वेश्चन बहुत कम ही है, ज़्यादातर फार्मूले पे। तो देखिए इन इंडिया P = V²/R होता है फार्मूला जो यहाँ पर पीछे यूज किया गया था, ये देखिए हर जगह यूज हो रहा है। तो V 220² हो गया। इन यूएसए में PU हो जाएगा, इंडिया में PI कर दिया पावर, यूएसए में PU लिखा है। तो 110 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि V²/R फार्मूला होता है। तो V की जगह 110 लिख दिया, R की जगह RU लिख दिया। अब पावर तो इंडिया और यूएसए में बराबर है तो P1 = PU हो जाएगा। केवल वोल्टेज चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से कितना रेजिस्टेंस चेंज हो गए हमसे पूछ रहा है। तो 220 का स्क्वायर बटे R बराबर 110 का स्क्वायर बटे RU, ये RI होना चाहिए। R लिखा है क्योंकि तुलना करना है। तो RU = ये 2 गुना है तो पावर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इधर आएगा R तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये RU आ गया R/4, यानी प्रतिरोध या रेजिस्टेंस यूएसए में अपना जो इंडिया में R है तो यूएसए में R/4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है ए फ्यूज वायर
फ्यूज वायर इज ए वायर ऑफ। तो जो फ्यूज वायर होता है वो किस तरह का हमको लेना चाहिए हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्यूज वायर जो लगाया जाता है उसका ऐसा गुण होना चाहिए कि हमारे घर में अगर ज़्यादा बिजली आए तो उसको रोक सके। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि करंट आ रही है तो पता चले वो बार बार गल के गिर जाए, गर्म होके गल के गिर जाए। तो इसलिए गलना नहीं चाहिए, यानी मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि हमारे घर में ज़्यादा बिजली को रोक सके आने से, ताकि हमारे यंत्र खराब ना हो सके बिजली वाले। और जल्दी गलना भी नहीं चाहिए, नहीं हम बार बार का फ्यूज ही बदलते रहेंगे क्या। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी गलने वाला बिंदु लो होना चाहिए। तो इसको ध्यान देना। देखिए यहाँ मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा अगर करंट आए तो उसका रेजिस्टेंस क्योंकि हाई है, ज़्यादा प्रतिरोध है, तो करंट को रोकेगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट उसका लो है, यानी जल्दी से पिघल के गिर जाए अगर ज़्यादा करंट आ जाए। तो इसीलिए हाई रेजिस्टेंस है। जब ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा करंट आएगी तो प्रतिरोध यानी रोकना चाहेगा करंट को रेजिस्टेंस, तो जब रोकना चाहेगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और जल्दी से पिघल जाए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस का वायर होना चाहिए ताकि वो जल्दी से पिघल के गिर जाए अगर ज़्यादा करंट आ जाए। तो 29 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 29 का बी विकल्प, फ्यूज वायर वुड हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि पिघल के गिर जाए जल्दी से, बार बार बदलने की टेंशन ना लीजिए, जल्दी से पिघल के गिर जाए ऐसा होना चाहिए। अगर ज़्यादा करंट आ जाए, नहीं पिघल के गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो ज़्यादा करंट घर में आ जाएगी और हमारे इंस्ट्रूमेंट बिजली वाले खराब हो जाएंगे। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 बल्ब आर ऑफ 40 वाट 200 वोल्ट एंड 100 वाट 200 वोल्ट, द वोल्टेज सेम है। कह रहा है देन करेक्ट रिलेशन फ्रॉम दियर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ये देखिए वाट और वोल्ट का अनुपात दे दिया है दो बल्बों का, और हमको रेजिस्टेंस का अनुपात बताना है। तो सीधा फार्मूले पे हमको लगा देना। अब चूंकि वोल्टेज सेम है तो वी का कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर P = V² हो जाएगा। चूंकि V कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हट जाएगा तो R समानुपाती हो जाएगा P 1/P के, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, या यूं कहें R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। तो देखिए R 40 का कम है तो इसका पावर ज्यादा है, और प्रतिरोध R 100 ज्यादा है तो इसका पावर कम है। तो इस प्रकार से 30 का बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, क्योंकि विद्युत क्रमानुपाती है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम पावर ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम। तो 30 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 30 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 वाट वाले का प्रतिरोध हमारा जो ये 40 वाट जिसका है प्रतिरोध उसका पावर ज़्यादा होगा। 40 वाट जिसकी पावर कम है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिसकी पावर ज़्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा। तो 30 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अब आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।